ठीक है। अच्छा, आने वाली है।
नहीं, पर तो सुन लूंगा तो मतलब याद रहेगा ना कि ये बताया था। So, Dr. Priyank, can you hear me? Hello, Dr. Priyank? Hello? 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 Hello, Dr. Priyank?
हेलो डॉक्टर प्रियांक। So I think so Dr. Priyank have some audio issue. So let me share a screen. Okay, somebody has sent a message that he can hear it. So basically आज का जो टॉपिक है वो ब्रांचेस ऑफ ब्रांचेस ऑफ आर्कियोलॉजी पर है. सो बेसिकली हम अगर कल डॉक्टर प्रियांक ने बताया था कि साइट्स को कैसे पहचानते हैं, प्री हिस्टोरिक साइट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो साइट कैचमेंट एनालिसिस कहलाता है. उसके कुछ डीमेरिट्स हैं एंड कुछ मेरिट्स हैं. वो हर जगह काम नहीं करती साइट वो थ्योरी. जैसे कि आप राजस्थान में जैसे में अगर यार सैंडी एरिया में जाएंगे तो वो काम नहीं करेगी. हिमालयन एरियाज पर जाएंगे तो वो काम नहीं करेंगे. इससे कुछ रीजंस हैं. देन वी हैव टू सी, अगर हमें प्री हिस्टोरिक साइट देखनी है तो जैसे कि पुरानी रिपोर्ट्स पढ़िए. तो पुरानी रिपोर्ट्स में हम देख सकते हैं वो 3 किलोमीटर के तो हम देख सकते हैं उसके आसपास के 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर्स में अगर हम देखें तो हमें पता चल जाएगा जैसे कहाँ पर है साइट्स. जैसे महागरा साइट है, कोल्डीवा साइट है, ये बेलन वैली की साइट है गंगा वैली में, एंड ये 3 किलोमीटर्स पास में है. तो ऐसी हमें काफ़ी सारी साइट्स जुड़ी है जो 20 किलोमीटर्स के आसपास एरिया में है, प्री हिस्टोरिक साइट्स पुरानी रिपोर्ट देख के. एंड देन दूसरा मेथड होता है हॉर्सशू लेक देखने का. सो मिडिल गंगा वैली में आपको कई साइट्स मिल जाएंगी, मेसोलिथिक और नीलोलिथिक दोनों टाइप की. और अगर आप हॉर्सशू लेक अगर देखिए यहाँ पर मैं अगर एज्यूम करूँ कि पुराने ज़माने में क्या रेनफॉल रहा होगा आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से तो मैं नहीं कह सकता. लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पर राइनो है, एविडेंस पर मिला है, बाइसन्स मिला है, स्टैग मिला है, मतलब वाटर रेनफॉल अच्छा लेवल में रहा होगा. और यहाँ पर हॉर्सशू लेक का मेंशन है, तो ये किसी जमाने में लेक पोर्सन रिवर रहा होगा. तो इससे हम पता कर सकते हैं प्री हिस्टोरिक साइट का. ये सराय नहर राय साइट है. सो बेसिकली हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं. अभी मैं आर्कियोलॉजी ब्रांचेस पर बात करूंगा. सो मैंने इसे 2 पार्ट्स में बांटा है, 2 स्लाइड्स में बांटा है. तो एक स्लाइड आज दिखाऊंगा, एक कल दिखाऊंगा. सो बेसिकली आज मैं जब आर्कियोलॉजी ब्रांचेस के बारे में देख रहा था तो मुझे थोड़ी देर बाद आया दिमाग में कि इसको बहुत छोटा बना सकता था मैं. तो जस्ट मैंने 5 मिनट पहले ही सोचा है. तो अगर आप जब आर्कियोलॉजी एक्सकावेशन या एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हैं तो बेसिकली आपको कुछ एक्सकावेशन में कार्बन मिलता है, पोलन्स मिलते हैं, तो आपको पोलन एनालिसिस चाहिए या पैलियोबॉटनी वाले चाहिए. बोन्स मिलेंगे तो आपको पैलियोबॉटनिस्ट चाहिए. आपको क्लाइमेट की स्टडी करना है तो आपको पैलियो क्लाइमेटिक लॉजिस्ट चाहिए या पैलियो क्लाइमेटिक साइंस वाले चाहिए. कुछ बायो आर्कियोलॉजिस्ट चाहिए, कुछ मरीन आर्कियोलॉजिस्ट चाहिए अगर आप मरीन आर्कियोलॉजी में जा रहे हैं, या आपको मैरीटाइन आर्कियोलॉजी जैसे चाहिए. और आर्कोमेट्री इन्हीं सब्जेक्ट का एक टॉपिक है जो इसमें केमिस्ट्री साइंस के जितने सब्जेक्ट आते हैं तो आर्कोमेट्री में आते हैं. तो मैं धीरे धीरे डिफाइन करता रहता हूँ. इंडिया में जो जो अवेलेबल है मैं उसके हिसाब से डिफाइन करूँगा. जैसे कि इसमें फेमिनिस्ट आर्कियोलॉजी दिया हुआ है. फेमिनिस्ट आर्कियोलॉजी इंडिया में नहीं होता है. एंड मैरीटाइन आर्कियोलॉजी इंडिया में है. जियो आर्कियोलॉजी बहुत कम है वैसे. आर्को जियोग्राफी मैं यूज़ करता हूँ वैसे. देन पैलियो आर्कियोलॉजी भी है इंडिया में. सो मैं इस पर आ जाता हूँ. आर्कोमेट्री इज बेसिकली नॉलेज ऑफ मेथड ऑफ नेचुरल साइंसेज. मैंने सिंपली बताया जितने हमारे साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उन बेसिस पर आर्कियोलॉजिस्ट जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते, साइंस के स्टूडेंट्स एक्सपर्ट होते हैं. तो ये इनका काम होता है. अर्थ साइंस अगर किसी को नहीं पता हो, ज्योग्राफी का ही दूसरा नाम है. कुछ यूएसए में अर्थ साइंस को ज्योग्राफी कहते हैं क्योंकि इसलिए वो उनको पसंद नहीं आता.
ज्योग्राफी पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्होंने अर्थ साइंस वर्ड दिया है इसके लिए। देन हमारे यहाँ पैलियोक्लाइमेटिक स्टडी पर भी बहुत रिसर्च हुई है। डॉक्टर गुरदीप सिंह करके एक आर्टिकल में पढ़ा था, उसमें वो करते थे, वो दिलीप चक्रवर्ती की किताब में दिया हुआ है ऐसे। तो वो आर्टिकल मुझे बाद में मिला नहीं, तो मैंने इसका जस्ट पॉइंट निकाला है कहीं से। तो ही यूज्ड टू वर्क इन पैलियोक्लाइमेटिक स्टडी, और उन्होंने पोलन एनालिसिस करी थी कि उस टाइम कितना पुराना विंडफॉल रहा होगा। एंड ये सरस्वती बुक है, लॉस्ट रिवर मीसल डैनिनो की, उसमें इसके बारे में, रेनफॉल के बारे में बताया है इनने। सो आई विल शेयर इट। सो एक पैलियोक्लाइमेटिक हो गया, एंड देन हमारे पास एक आर्कोमेट्री हो गया। देन अगर एक बात करें, एक पेपर आया था रोमिला थापर, डीडी कोसाम्बी एंड इरफान हबीब का था वैसे तो, वो सॉरी, डीडी कोसाम्बी एंड रोमिला थापर का था, और कुछ पॉइंट्स उसमें इरफान हबीब के भी थे। सो उनका कहना था कि गंगा सेटलमेंट जब हुए थे तब वहां पर इतना फॉरेस्ट था कि वहां पर कभी ह्यूमन सेटलमेंट्स हुए नहीं, और उनके कोई एविडेंसेस भी नहीं मिलते। देन यंग एज में एक प्रोफेसर थे मक्खन लाल करके, उनने एक आर्टिकल लिखा था, एंड ही इंट्रोड्यूस, वैसे तो बहुत पहले इंट्रोड्यूस, लेकिन इनने इंडिया में ये नोन है प्रोफेसर मक्खन लाल, सेटलमेंट आर्कियोलॉजिस्ट के। एंड उन्होंने बताया कि फॉरेस्ट क्लीन करने के लिए आयरन की जरूरत नहीं, लोहे की जरूरत नहीं है, फायर के द्वारा भी करा जा सकता है। और सेटलमेंट आर्कियोलॉजी में बताया जाता है सिटीज अर्बनाइजेशन के बारे में, पॉपुलेशन एज्यूम करते हैं कितनी हो सकती है, और सिटी प्लानिंग क्या होती है, टाउन प्लानिंग क्या होती है। एक डेक्कन के कॉलेज के प्रोफेसर भी थे, जस्ट रिटायर्ड हो गए वैसे वो, मक्खनलाल सर के साथ ही काम करते थे वो, आर के मोहंती सर करके है, या आर के मोहंती। मेगालिथिक साइट्स पर उनका बहुत बड़ा रिसर्च है। सो और आपको पता ही हो, अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले मिडिल गंगा वैली की कुछ साइट्स दिखाई हैं, उनसे पता चलता है कि कई सारे ह्यूमन सेटलमेंट्स हो चुके थे। तो ये मक्खनलाल सी का पेपर है, सॉरी बुक है, पेपर भी अवेलेबल है, नीचे ही दिया हुआ है। और ये पेपर हाईलाइट हुआ था दिलीप चक्रवर्ती में, देन उन्होंने कैम्ब्रिज से ही किया था। दिलीप चक्रवर्ती एक जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कैम्ब्रिज में काम करते हैं, एंड उन्हीं के अंदर उनकी पीएचडी हुई थी। देन ही हैज पब्लिश्ड अ बुक एडिटेड आर्कियोलॉजी। सो सेटलमेंट आर्कियोलॉजी पर इनका पूरा वर्क है। सो सेटलमेंट आर्कियोलॉजी क्या होता है, सिंपली मैं सिटीज एंड सिटीज और सिटीज के बारे में पढ़ना, नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन हैबिटेट का सेटलमेंट्स निकालना, बेसिकली ये आपका सेटलमेंट आर्कियोलॉजी में आता है। एंड देन एक हेरिटेज आर्कियोलॉजी भी होता है। वैसे इंडिया में हेरिटेज आर्कियोलॉजी का अभी तक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आया नहीं है। कैम्ब्रिज में हेरिटेज आर्कियोलॉजी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। देन कैम्ब्रिज से एक प्रोफेसर आए थे, मैंने जस्ट अभी 2 मिनट पहले बताया था, प्रोफेसर मक्खन लाल करके, प्रोफेसर मक्खन लाल श्रीवास्तव। ही हैज ओपन द यूनिवर्सिटी कॉल्ड धीरम, दिल्ली के जेएनयू के पास है जस्ट ये यूनिवर्सिटी, एंड ही इंट्रोड्यूस हेरिटेज आर्कियोलॉजी। और एएसआई में तो हेरिटेज आर्कियोलॉजी का कॉन्सेप्ट चलता रहता है। देन वी हैव एंटैक ऑल्सो हेरिटेज आर्कियोलॉजी के लिए। सो मेरी हेरिटेज आर्कियोलॉजी के लिए अलग से एक प्रेजेंटेशन मैं उसमें बताऊंगा। देन लेट अस सी जू आर्कियोलॉजी। जब जानवरों के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे मैंने आपको राइनो की स्टडी करके बताया, तो कि राइनो के टाइम में रेनफॉल ज़्यादा रहा होगा, तो वो जू आर्कियोलॉजिस्ट का काम है कि उस टाइम रेनफॉल इतना रहा होगा, कि क्योंकि राइनो रेनफॉल के इन्वायरमेंट, जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होता है या वाटर की सोर्सेज ज़्यादा होती है, वहाँ पर रहता है। आजकल अगर आप यूपी में जाएंगे, वो यूपी की साइड थी सराय नहर राय, तो वहाँ पर आपको राइनो नहीं मिलेगा, आसाम की तरफ मिलता है जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। देन अनदर टॉपिक इज मेरिटाइन मरीन आर्कियोलॉजी। सबको पता है द्वारिका में वो हुआ था, SR राव उसके मेन हेड है, सॉरी SR राव मेन थे इसमें। सो अंडर वाटर की जाके साइट्स ढूंढना अंडर वाटर आर्कियोलॉजी में आता है। देन मेरिटाइन आर्कियोलॉजी, अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता हो तो एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी, दिस इज पार्ट ऑफ मेरिटाइन आर्कियोलॉजी ऑल्सो। ये इस मैप के द्वारा मैं पता कर सकता हूँ कि पुराना मेरिटाइन आर्कियोलॉजी में कौन कौन सी साइट्स हैं। जैसे कि सी पोर्ट्स होते हैं, डॉकयार्ड्स होते हैं, वहाँ पर कौन कौन से जो ट्रेड के लिए यूज होते थे, तो मैं इस मैप के द्वारा
पता कर सकता हूँ। मुजारेस करके एक बहुत बड़ी पुरानी साइट है, एक्सकावेशन के लिए हो चुकी है, और आर्कामेंडू है एंड पाटन साइट है। सो उनके ऊपर भी हाँ पावर पॉइंट्स अवेलेबल है मेरे पास। सो एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी मैरीटाइम आर्कियोलॉजी के लिए, तब जाके मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स पता चली थी। आपने पढ़ी होगी उड़ीसा के बारे में, 4000 ईयर्स का एक साइट मिला है, 4000 ईयर्स का। मैरीटाइम एंड साउथ ईस्ट एशिया स्टडीज में फोकस करें आर्कियोलॉजी विंग वाले, एंड वो इसमें डाटा निकाल दें। सो दिस इज कॉल्ड मैरीटाइम आर्कियोलॉजी। और अपने यहाँ मैरीटाइम आर्कियोलॉजिस्ट बहुत अभी लेटेस्टली मरीन आर्कियोलॉजी है, मैरीटाइम आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, या आलोक त्रिपाठी करके सर हैं, वो पढ़ाते हैं। आप में से काफ़ी लोग उनको जानते भी होंगे। सो नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी। सो एंथ्रोपोलॉजी हमारे इंडिया में कुछ लोग स्टूडेंट्स फोकस करते हैं, एंड एंथ्रोपोलॉजी इस यूएसए में आर्कियोलॉजी का ही ब्रांच, नहीं एंथ्रोपोलॉजी का ही ब्रांच आर्कियोलॉजी है यूएसए में, और इंडिया में ऐसा है कि आर्कियोलॉजी का ही एक ब्रांच एंथ्रोपोलॉजी है। जैसे कि इसने सिविलाइजेशन की स्टडी हो गया, स्टोन टूल्स की स्टडी हो गई, तो उसने कभी एंथ्रोपोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ह्यूमन, ओके मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। तो जस्ट पुरानी पावर साइट से ही मेरे पास एक एग्जांपल है। सो जैसे कि आपके सामने एक स्केलेटन है, उसको मुझे पता करना है ये फीमेल है या मेल है, तो मैं कुछ डाटा कलेक्ट करूँगा कि वुमेन का पेल्विस पोर्शन बड़ा होता है और माइंड पोर्शन थोड़ा छोटा, ब्रेन साइज, हेड पोर्शन साइज होता है वो छोटा होता है मेन के होमो सैपियंस से। तो मैं कलेक्ट करूंगा कितना छोटा होता है, मेन चीज़ तो ये है। तो ये सारी स्टडीज एंथ्रोपोलॉजी में आती है। सो दिस इज अ चार्ट, और ये चीज़ मुझे तब पता चली थी जब मैं नेशनल म्यूजियम गया था, और वहाँ पर एक स्केलेटन मुझे किसी ने दिखाया था, आनंद वर्धन सर ने करके, एंड उन्होंने कहा था ये वुमेन है क्योंकि इसका पेल्विस पोर्शन बड़ा है। सो बेसिकली बेबी की वजह से होता है। और मैं एक किताब पढ़ा था होमो सैपियंस करके, युवाल ऑर्थर ने लिखी है, युवाल नोआ हरारी ने लिखी। तो वो बता रहे थे कि पहले और भी बिगर होता था। सो अगर मैं ह्यूमन के साइज की बात करूँ, ये कैनेडी का के.आर. कैनेडी जी का पेपर है, इसके बारे में आगे भी स्लाइड में डिस्कशन है, तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। सो बीच में अगर आप देखिए ये जगह खाली है, तो यहाँ पे एक टेबल है ग्राफ का ह्यूमन के माइंड के साइज का, कि ह्यूमन का साइज कितना होता है, मेल का साइज कितना होता है। सो बेसिकली मैं जस्ट फोकस पर आता हूँ कि कितना साइज होता है। दिस इज 1155 to 1421 फॉर दी फीमेल स्कल है ये आर्काइक होमो सैपियंस का, नर्मदा स्कल के। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वैसे अरुण सुनकिया जी ने फाइंड आउट करा था, जो उनने फाइंड आउट करा था वो उसको होमो इरेक्टस समझ बैठे थे, बाद में ये आर्काइक होमो सैपियन कहा गया था, एंड या प्री निएंडरथल या एंटी निएंडरथल कहा गया था। सो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये डाटा है ह्यूमन के हिसाब से, आप जिससे पता कर सकते हैं कि किस सैपियंस या किस ह्यूमन फैमिली को बिलोंग करता है ब्रेन साइज से। एंड ये ग्राफ है नीचे, मैं इस ग्राफ को जरा बड़ा कर देता हूँ, जिससे आप मेल एंड फीमेल के साइज, ब्रेन के साइज का निकाल सकते हैं। देन हम पेल्विस पोर्शन पर आते हैं, तो 90 डिग्री टू 100 डिग्री ये पेल्विस पोर्शन है। तो डीज आर एंथ्रोपोलॉजी की स्टडीज है, एनाटॉमिकल। सो बायो आर्कियोलॉजी में भी आप ले सकते हैं। सो अगर मैं प्लांट की स्टडी करूंगा तो मैं बॉटनिकल आर्कियोलॉजी में भी लेते हैं हम उसको, या पोलन एनालिसिस कह सकते हैं अगर मैं प्लांट के पोलेंस की स्टडी करूंगा। सो दिस इज द मेन थिंग। सो अब मैं इसके द्वारा बता सकता हूँ कि ये स्केलेटन, हड़प्पन स्केलेटन जो R1A करके निकला है डीएनए एनालिसिस के द्वारा, ये फीमेल है और ये पब्लिश भी हो चुका है, तो मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। सो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम होता है, ह्यूमन की स्टडी करना एंथ्रोपोलॉजी का वर्क होता है। देन ओके हाँ,
किसी ने ये पेपर अभी बहुत फेमस हुआ था, न्यूज़पेपर में बहुत पहले आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था ये, टाइम्स ऑफ इंडिया में, या 27 मार्च और 2021, बहुत फेमस रिपोर्ट थी। ये लड्डू मिले हैं वैसे। बड़ी इससे पहले एक और पेपर आया था फूड रेसिड्यूज करके, तो फूड रेसिड्यूज भी एक आर्कियोलॉजी है जिसने बताया गया था कि बीफ इंपॉर्टेंट था इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन पर, प्रोटीन के साइट पर। देन इस पेपर में और भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग दिखाई कि इंडस वैली के लिए ज़्यादा चीज़ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट था, और ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर फूड पर डिपेंडेंट थे, और उनको एग्रीकल्चर फूड से भी प्रोटीन मिल जा रहा था। सो बेसिकली एग्रीकल्चर के आपको पता ही एविडेंसेस मिलना इजी नहीं होते, सो इसमें हमें एविडेंसेस मिले। देन जो लड्डू थे वो उड़द की दाल से बने हुए थे, सॉरी उड़द नहीं, मूंग है शायद से, आई थिंक सो। एंड बेसिकली दाल से बने हुए थे, एंड पोटेशियम कैल्शियम के मल्टीग्रेन से, एंड इसका पेपर पब्लिश हो चुका है, एल्सीवेयर करके जनरल में है। भारत करके एक वेबसाइट है, उसमें सब पूरा पेपर का डिटेल है। सो बेसिकली इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो ये है इसके हाँ, मूंग दाल है आपकी, मतलब जो प्रोटीन का गुड सोर्स होता है, अगर आपको पता हो। हाँ, और मैंने एक पेपर में जस्ट पढ़ा था, उसका वो पॉइंट निकाला नहीं, वीट भी मेंशन्ड है इसमें, सो वीट इज आल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन आल्सो। एंड हियर ये पूरा पेपर की पूरी डिटेल्स अवेलेबल है, टाइम्स के नीचे दिया हुआ है। सो ये पैलियो साइंस आर्कियोलॉजी में आता है। आप अगर पैलियो आर्कियोलॉजी में भी आता है वैसे, बीवल साहनी इसका इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। एंड सो बीवल साहनी जी ने शुरू किया था। अगर उनकी बात करें तो उनका कॉइन्स में भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट था, तो कॉइन्स की स्टडी को कहने के लिए कहते हैं न्यूमिस्मैटिक, इसके बारे में मैं लेटर स्लाइड्स में मेंशन करूंगा। देन इथनो आर्कियोलॉजी। सो अगर किसी को याद हो, मैंने कुछ कल ही शायद से बोर्ड ड्रिल के बारे में बात करी थी। सो बोर्ड ड्रिल्स पुरानी सिविलाइजेशन में यूज होते थे। तो इथनो आर्कियोलॉजी के हमारे इंडिया में एक बहुत ग्रेट प्रोफेसर हैं, नीहू यूनिवर्सिटी के हैं आई थिंक सो, वैसे श्योर नहीं, आई एम श्योर, वैसे मैं उनसे मिला हुआ तो मुझे पूरा विश्वास है। एंड उनके साथ एक प्रोफेसर हैं, काम करते हैं डेक्कन की कॉलेज के, उनके पीएचडी उन्हीं के रखी, आर के मोहंती सर करके सर हैं। एंड डॉक्टर त्रिलोक ठाकुरिया ने माउजिरी करके एक साइट है महाराष्ट्र में, उसके ऊपर स्टडी करी थी। देन उनने बीड्स निकाले थे, हर्पन बीड्स जो जैसे बनते थे, उसने एसिड और बेस का यूज होता था उनको इच करने के लिए, उसके बारे में मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। इसमें मैं जस्ट सिखा रहा हूँ इथनो आर्कियोलॉजी क्या थी। हम पुराने जो साइट्स मिलती है हमें, हम उनको नए कल्चर से जब मैच करते हैं और हमसे कुछ डाटा मिलता है, जैसे कि कुछ आज भी लोग पैलेलिथिक स्टेज में रह रहे हैं। जैसे कि मैं आपको देहरादून में एक साइट बताता हूँ। देहरादून में एक जस्ट एंटर करके एक गांव है, बूढ़ा गुज्जर, हाँ बूढ़ा गुज्जर करके। तो उसने न्यूलिथिक के वे से आज भी लोग रहते हैं, तो कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट वहाँ पर स्टडी करने जाते हैं। देन हमारे पास देहरादून की तरफ अगर आप, कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट जॉनसार, इथनो आर्कियोलॉजिस्ट जॉनसार और जॉनसार ट्राइब्स हैं, सॉरी ट्राइब्स तो नहीं कहूँगा, इथनो ग्रुप्स कहते हैं वैसे हम इथनो आर्कियोलॉजी में, इनकी स्टडी करते हैं और पता करते हैं कि ये मैरिज सिस्टम को फॉलो करते थे, तो वो मैरिज सिस्टम किस बेसिस पर वर्क करता है। और हिमालयन में कई सारी तो ज्वेलरी बनती थी, उनके बारे में जो पुरानी साइट्स में एविडेंसेस मिलते हैं वो कैसे बनते थे। तो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। के आर कैनेडी जी का नहीं, कैन्योर या जेएम कैन्योर जी का पेपर है, उनके पेपर से, या मैं कहूँ त्रिलोक ठाकुर के पेपर से, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं ने हाईलाइट किया था, तो मैं इनके आ जाता हूँ। यही जो सेम टूल है जो ऊपर है, एक मिनट, यही जो सेम टूल है अगर आप देखिए ऊपर, मैंने कहीं बताया भी था, तो वीएन प्रभाकर जी ने इसके ऊपर पेपर भी लिखा है। यही सेम टूल बीड्स बनाने के लिए यूज होता था। और अगर आप इसका नीचे का पोर्शन देख रहे हैं, ये कॉपर का बना हुआ है, और कुछ में वैसे नीचे के इस पोर्शन में छेद होता था।
सो मैं बाद में लेटर ऑन डिस्कस करूँगा वाई इज इट। सो इससे बीट्स में ड्रिल किया जाता था। देन अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर जो आज की जो सोसाइटी यूज़ करी, अनवर हुसैन स्पेशलिस्ट हैं खंबाट वैली में, वो यूज़ करते हैं। ओके, किसी ने पॉइंट आउट किया तो ये हीटिंग के लिए यूज़ होता था। सो मैं इथोना आर्कियोलॉजी में जब अब आऊँगा तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। अभी मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या मेन चीज़ आर्कियोलॉजी में ब्रांचेज हैं। सो ये अनवर हुसैन का हाथ है एंड उनके हाथ में देखिए सेम तरह के ड्रिल्स हैं, बट आप इधर देखिए तो डायमंड्स लगे हुए हैं, डायमंड के ड्रिल्स हैं। अब डायमंड का यूज़ होता है, एसिड की नॉलेज नहीं है और ऐसे यूज़ करते हैं। एंड बो ड्रिल्स आजकल ऐसा बनता है, ये जो बो ड्रिल्स यूज़ करते हैं वो इस प्रकार का है। ये एक स्टूडेंट है और इन्हें इनको सिखाया था और ये एक दिन में सीख गया था और इसने ऐसे ऐसे टूल्स, ऐसे ऐसे बीड्स बनाए थे कि ये इस तरफ से लिखता है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बाद में डिस्कस करूँगा। आज मैं जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आर्कियोलॉजी ब्रांचेस पर। इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी यूज़ करती थी और वैदिक सिविलाइजेशन भी यूज़ करती है। अगर मैं उपनिषद में इसका मेंशन है वैसे तो, और आज भी यूज़ करती है आग जलाने के लिए। इसको ये अग्नि मट्ठन टूल कहते हैं। कुछ यज्ञ में आज भी इसी का यूज़ करा जाता है फॉर ऑस्पिशियस रीजन। सो ये बेसिकली एक मैंने छोटी पावर पॉइंट रखी वैसे। सो अगर मैं आ जाऊं अगर बाकी टॉपिक्स पर, लेट मी रेज इट फॉर सम पॉइंट्स। देन अगर हम इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो एपिग्राफिस्ट होते हैं एक स्पेशलिस्ट। ये इंस्क्रिप्शन है 12th सेंचुरी की। एंड हमारे पास आइकोनोग्राफिस्ट भी होते हैं। देन ये इंस्क्रिप्शन मिली थी डॉक्टर प्रियांक और उनके पेपर्स अवेलेबल हैं, उसमें डिटेल्स दिया हुआ है। सो यहाँ पर अगर देखिए इस तरफ, अगर मैं इस इंस्क्रिप्शन को बड़ा करूँगा, ओम का सिंबल है एंड यहाँ पर सी पारसवनाथ, यहाँ पर सी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सी पारसवनाथ लिखा हुआ है, ये बाद में मेरे पास भेजा गया था वैसे। तो मैं बता दूं, बाद में मैंने आइकोनोग्राफी के द्वारा कहा था पारसवनाथ जी की आइडल है। डॉक्टर प्रियांक ने हेलो कहा यस सर, पिक्चर दिखाई नहीं दे रही है कुछ भी। बेसिकली हमने इसका अभी पूरा पेपर पब्लिश करा है तो उसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है साइट के बारे में। और हमने इसका पूरा डाटा पब्लिश नहीं किया है तो हमने इसको थोड़ा ब्लैक कर रखा है। तो जैसे ही पूरा पब्लिश होगा तो हमने इसलिए इसको ब्लैक में ही पब्लिश करा था। तो जैसे पूरी ग्राफ, तो हम कलर पब्लिश करेंगे। तो हमने कलर भी बहुत पब्लिश करवाए लेकिन पेपर वाले ही ब्लैक एंड वाइट पब्लिश करें, तो बेसिकली इसलिए ये ब्लैक एंड वाइट है। तो मैं आपको इसकी आइकोनोग्राफी के हिसाब से दिखाता हूँ अगर मेरे पास इमेज अवेलेबल है। ये डॉक्टर प्रियांक तलेश्वरा जी का पेपर है, इसमें डिटेल्स अवेलेबल है। अगर आप आर्कियोलॉजी ऑफ बांदियागढ़ गूगल इमेज में जाएंगे तो आपको पूरी इंस्क्रिप्शन की फुल इमेज मिल जाएगी, क्लियर इमेज। एंड दिस इज दी आइकोनोग्राफिस्ट चाहिए होते हैं हमें इसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो अगर मैं आपको जस्ट डिस्क्राइब करूँ, मेरा टॉपिक है वैसे तो मैं इसको डिस्क्राइब तो नहीं करना चाहता क्योंकि फील्ड से आपको जस्ट बाहर ले जाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। 7 हुड्स होते हैं, कभी कभार 11 होते हैं, कभी 7 होते हैं। तो पारसवनाथ जी के 7 होते हैं, ये 7 हुड्स होते हैं स्नेक्स के। एंड देन वी हैव पद्मावती सीटेड हियर। पद्मावती पद्मा आसन में बैठती है ज़्यादातर। और देन उनका दूसरे जो उनके यक्षनी होते हैं, यक्ष और यक्षनी, वो बैठते हैं। देन इसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च करा था और मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कशन करा था। इन तीर्थंकर का पता नहीं चला, ये जो मीन्स तीर्थंकर है। एंड देन दीज आर चौड़ी बैरियर्स। एंड यहाँ पर फिर एक गंधर्वस हैं। देन वी हैव गज है हमारे पास, से लाइन है, सिमा है। तो देन मैंने इसकी आइकोनोग्राफी पूरी निकाली थी, राजस्थान कांग्रेस करके एक पेपर में पूरा पब्लिश हुआ था। तो उसमें इसके बारे में दिया हुआ है, आइकोनोग्राफी के बारे में। और बेसिकली
इंस्क्रिप्शन डिटेल्स के बारे में भी दिया हुआ है। सो एक और चीज़ आ जाते हैं, किसी ने इसके बारे में सुना नहीं होगा मेरे ख्याल से। बेसिकली इन प्रोफेसर की मैं पहले फोटो शेयर कर चुका हूँ, मेरी पहले भी मैं कुछ पावर पॉइंट्स कर चुका हूँ, तो मैं उन तक शेयर कर चुका हूँ, तो मैं इनकी इमेज नहीं शेयर करूँगा। वैसे आपने से काफ़ी लोग जानते होंगे, फेसबुक पर बड़े फेमस है। डीपी शर्मा करके नाम है शायद से, मेरे फ्रेंड है वैसे तो, देव प्रकाश शर्मा। सेम यूनिवर्सिटी से हम दोनों पास आउट हैं, तो सेम प्रोफेसर से हमने स्टडी किया है। वैसे किसी श्रीवास्तव करके एक प्रोफेसर थे, वैसे आर्कियोलॉजी में बहुत फेमस बुक्स हैं इनके ऊपर। सो अगर मैं आऊँ तो एक पेपर है दुर्गा दास और जायसवाल जी का, एंड मैंने आपको बताया वैसे कि बीरबल साहनी जी ने न्यूमिस्मेटिक पर भी स्टडी करी थी, उनने निकाला था अगर आप स्टडी करेंगे तो हड़प्पन जो सील्स हैं वो ज़्यादातर आपको स्क्वायर साइज में मिलती है या फ्लैट में मिलती है। वो उनमें से उन्होंने कुछ सील्स के वेट और मैथमेटिक्स साइज निकाले थे, और उनमें पाया था कि ये सील्स काफ़ी सारी राउंड थी और ये लेटर ऑन फ्लैट हो गई, काफ़ी सालों तक स्क्वायर शेप में हो गई अर्थ के नीचे दबे रहने के कारण। सो उनको पता चला ये काफ़ी सारे कॉइन्स से एक तरह से इंडस, उनका एग्जाम्पन ये था कि जायसवाल सर का एंड दुर्गा प्रसाद जी का। तो अगर आप इंडस सील्स में देखिए यही सिंबल मिलता है, पंचमार्क कॉइन्स में देखिए यही सिंबल मिलता है और ये सिंबल्स। एंड अगर मैं आपको एक पेपर बताऊं सी कल्याण नारायण का, तो उससे वो बताते हैं कि इंडस वैली की सील्स की जो राइटिंग है कई सालों तक कंटिन्यू रही। और एक उपेंद्र सिंह की किताब है एंशिएंट एंड मेडिवल करके, उसमें उन्होंने दिखाया कि कई सील्स में राइस के मार्क्स मिलते हैं, कॉटन्स के मार्क्स मिलते हैं, गोल्ड के मार्क्स मिलते हैं, जिससे वो बताते हैं कि क्या पता हड़प्पन सील्स टोकन कॉइन के लिए यूज हो रहे हो। सो मैं जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। So basically, this some error is coming. So मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। या सो अगर आप पंचमार्क कॉइन देखते हैं, नीचे एक पंचमार्क कॉइन है एंड इट हैव अ सेम स्टार सिंबल जो इंडस वैली में है। और भी मैं एक सिंबल दिखा देता हूँ, वैसे तो मेरे पास और भी सिंबल्स हैं लेकिन वो मैंने अपनी बाकी स्लाइड्स में इंडियन आर्ट के उसमें रखे हुए हैं। सो जैसे कि एक आपके सामने मैंने एक हड़प्पन सील रखी है, दिस इज हड़प्पन सील एंड दिस इज द पंचमार्क कॉइन सिंबल। और भी मेरे पास कई सिंबल्स हैं वैसे, तो मैं अगर कभी टाइम होगा तो दिखाऊंगा। देन अगर आप इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो आप में से किसी ने अगर इसके बारे में नहीं पढ़ा हो तो डॉक्टर, मैंने डीपी शर्मा जी का नाम लिया था और उनका पेपर का क्लिक भी डाला था। उनने एक इंस्क्रिप्शन ढूंढी है अफगानिस्तान एरिया में, खोई एरिया में, एंड इट इज नोन एज खोई स्क्रिप्ट। एंड उसमें तीन भाग या शायद उसमें दो के करीबन भाग हैं। एक में हड़प्पन स्क्रिप्ट है, एक तरफ खोई सिंबल है, एंड देन देयर इज ब्राह्मी सिंबल, ब्राह्मी की स्क्रिप्ट है, दैट इज प्रोटो ब्राह्मी। तो हड़प्पन की स्क्रिप्ट भी है, ब्राह्मी की स्क्रिप्ट भी है एंड खोई सिंबल्स अवेलेबल हैं। तो 1900 खोई स्क्रिप्ट का है और वो लगभग हड़प्पन स्क्रिप्ट को क्रैक कर सकते हैं उस द्वारा। तो मैं कह सकता हूँ किसी को अगर रोजेटा स्टोन के बारे में किसी ने स्टोरी पढ़ी हो तो ये वो एक तरह से रोजेटा स्टोन की तरह एक स्क्रिप्ट है। सो दिस इज न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, टाइम्स ऑफ इंडिया में, या इट इज अवेलेबल है टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू में भी पब्लिश हुआ था और उनकी बुक्स में भी अवेलेबल है वैसे तो। ही हैज मार्क्ड इट प्रोटो ब्राह्मणी। एंड ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, भोजपत्र हैं वैसे मैं बता दूं। बिच नाम का एक फॉरेस्ट, एक पेड़ होता है जो हिमालयन एरिया में अवेलेबल है और बेसिकली उत्तरांचल एरिया में। एंड अगर मैं इसकी एनवायरनमेंट की अगर वैदिक लिटरेचर से बात करूं तो इट इज़ अवेलेबल इन सरस्वती लैंड एरिया, कहते हैं वैसे देहरादून में लार्जली अवेलेबल है। सो इसलिए कह सकते हैं कहीं भोजपत्र वैसे कहते हैं कि सरस्वती एरिया के पास वेदास लिखे गए थे। सो बेसिकली
मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टडी करना पैलियोग्राफी कहलाती है। देन वी हैव अ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अगर आपको किसी को पता हो, ब्राह्मी स्क्रिप्ट की एक स्टोरी है कि लॉर्ड ब्राह्मी सरस्वती की ही एक फॉर्म होती है, ब्राह्मी कहते हैं इनको। 3 हेड्स होते हैं उनके, 4 हेड्स होते हैं वैसे, चौथा हेड्स वैसे दिखाई नहीं जाता। तो ही एज आइडेंटिफाइड एज ब्राह्मी। हाँ, सप्त मातृका में इनको लिया जाता है। किसी को अगर आइकोनोग्राफी की स्टडी पता हो तो उसमें इनको पढ़ सकते हैं। इनका हंस वाहन होता है। इनको गॉडेस ऑफ लैंग्वेज एंड गॉडेस ऑफ ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट कहा जाता है। ब्राह्मी इसी इंस्क्रिप्शन से नाम निकला था। तो इनका एक सैलमन जी का किताब है, उसमें इनका स्टोरी दी हुई है। रिचर्ड सैलमन की किताब है शायद से, या सो। एंड हमारे पास देन वी हैव बुद्धिस्ट लिटरेचर। इसमें करीबन 64 लिपि के बारे में मेंशन्ड है, जो हमें आर्कियोलॉजी साइट्स में तो नहीं मिलती, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब साइट से मिलती भी होंगी तो हम उनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, कुछ कल्चर टैंजिबल होते हैं, कुछ इंटैंजिबल होते हैं, और कुछ चीज़ें हमारे इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पाती। तो जैसे कि भोजपत्र हो गया, कई बार सर्वाइव नहीं करता। तो ये स्टडी कहलाता है, एपिग्राफी कहलाती है इंस्क्रिप्शन को स्टडी करना। अगर हम उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं तो उसको पैलियोग्राफी कहलाते हैं। तो बेसिकली ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था। देन बीवल सानी इंस्टीट्यूट, मैंने आपको बताया, बीवल सानी इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस हुआ था इनने पैलियोग्राफी के। एंड ही वाज आल्सो वर्क इन न्यूमिस्मैटिक में भी इनने काम किया था। तो मेनली इनका न्यूमिस्मैटिक में बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। सो मैं पैलियोबॉटनी आर्कियोलॉजी रिसर्च यहीं से शुरू हुई थी, पैलियोबॉटनी आर्कियोलॉजी रिसर्च। इनने बहुत सारे बॉटनिकल आर्कियोलॉजी पर भी काम किया है। इनने कई सारे, अगर आप बीवल सानी का एक पौधे का नाम भी है, यस वेट अ मिनट। तो बेसिकली कोई इशू आ गया था, एक स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो मैं जस्ट आपको बता दूँ। ये स्लाइड खत्म होने वाली है वैसे तो। पैलियोबॉटनी का पेपर है ये, सॉरी पैलियोबॉटनी, बीवल सानी करके इनके स्टूडेंट्स ने कई सारे पेपर्स, पौधों का नाम सानी नाम दिया गया था। सो पैलियोबॉटनिकल रिसर्च काफ़ी सारी हैं अपने इंडिया में। तो बीवल सानी लगभग जितने आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे। देन इनकी शुरुआत वैसे मेन जो साइट है वैसे रोहतक करके है। राइस के ओल्डर एविडेंस मिले थे इनको इंडस वैली में, इंडस वैली के। तो इनका मानना था कि रोहतक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजी साइट रहा होगा हड़प्पन में। इनको उस टाइम उतने एविडेंसेस मिले नहीं थे। एंड देन इनका और भी कुछ है। सो हाँ, मैं इन पर आ जाता हूँ। देन हमारे यहाँ अगर बात करें या पैलियोग्राफी की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत स्टडी निकल चुकी है। तो जैसे मैंने आर शर्मा शास्त्री की स्टोरी मैं आपको मेंशन करता हूँ, उपेंद्र में, और इनकी इंटरनेट पर भी बहुत बड़ी अवेलेबल है। सो स्टोरी बहुत अजीब सी लगती है कई बार तो मुझे, लेकिन मैं इतनी अच्छी तरह डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि देन अजीब सी हो जाती है कहानी। तो उनके पास एक ब्राह्मण एक स्क्रिप्ट लेकर एक मैन्युस्क्रिप्ट लेकर आया था कि उसने कहा ये बहुत पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स है, मैसूर के ये लाइब्रेरियन में काम करते थे ये आर शर्मा शास्त्री, और आप इनके बारे में स्टडी करिए और देन मुझे इस मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में डिटेल देना। तो उनने पढ़ के निकाला, उनने देखा कई जगह विष्णुगुप्त का नाम है, कौटिल्य का नाम है। देन ही रीड दी गुप्ता टाइम की उनने एक लिटरेचर पढ़ी, मुद्रा राक्षसा, जो मॉडर्न टाइम की स्टोरी को बता रही थी। देन उनको आइडेंटिफाई हुआ कि चाणक्य कौन थे और विष्णुगुप्त कौन थे। तो ही वॉज अ ऑथर ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र। एंड अगर आप शुरुआत में अगर कभी किसी ने अर्थशास्त्र पढ़ी हो तो बृहस्पति का मेंशन आता है एंड ऋषि शुक्र जी का मेंशन आता है। कौटिल्य जी मेंशन करते हैं कि मुझसे पहले भी अर्थशास्त्र लिखा गया था, मैंने डॉक्टर प्रियांक से डिस्कस करा हुआ है। और लकीली मुझे इससे रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मिला था। मैंने डॉक्टर प्रियांक को फिर दिखाया था कि मैंने कहा पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसी चीज़ मिली है, तो किसी ने पब्लिश करा हुआ था। सो
एंड देन ही ने ये स्क्रिप्ट डिसाइफर करना बड़ा मुश्किल काम था पैलिग्राफी को। देन उनके दिमाग में कुछ दिनों बाद देन उनको कुछ माइंड में कुछ दिनों बाद उनको खुद आ गया कि स्क्रिप्ट को कैसे डिसाइफर करना है। तो देन ही उनने पहले पूरी संस्कृत स्क्रिप्ट थी अलग तरह की, उनने इसको डिसाइफर किया और निकाला कैसे, फिर इन्हें पब्लिश करा, मैसूर गवर्नमेंट में पब्लिश हुई है। सो देन हमारे पास एक है, मैंने बताया था बृहस्पति ने भी पहले अर्थशास्त्र लिखा था, हमारे पास बृहस्पति का अर्थशास्त्र नहीं है। एंड हमारे पास एक मेहमत करके भी एक आर्किटेक्चरल बुक है जो कहते हैं और पुरानी है, हम कह नहीं सकते कितनी पुरानी है। देन वी हैव अर्थशास्त्र कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड वी ऑल्सो हैव शुक्र नीति सार। इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है एंड इसके ऊपर रिसर्च पेपर भी अवेलेबल है, जिसने पता चला कि ये कौटिल्य अर्थशास्त्र से भी ज़्यादा ओल्डर वर्जन में है। और ये शुक्र एज पर दी ट्रेडिशन ये शुक्र ऋषि ने लिखी थी या कंपोज करी गई थी। देन हमारे पास एक और मैन्युस्क्रिप्ट हैं, बोर मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, वो ऋषि कश्यप में लिखी थी ऐसा कहा जाता है। उसकी बाद में स्टडी करी गई तो वो 2000 BC तक मानी गई और कंपोज करके निकाला गया है, कंपोजिशन हुआ है। उसके बारे में मेरे पास कुछ है या हाँ, उसके बारे में मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकाले हैं। सो मैं बेसिकली मुझे एक बार मेरे भाई ने मुझे एक एपिक चैनल पर शो आता है, उसमें एक खाना राजा रसोई करके, तो उसने मुझे कुछ भेजा, मैंने भी कुछ उसमें निकाला, डेन निकाला। तो इंडिया में पहले गार्लिक और अनियंस यूज नहीं होते थे, अफगानिस्तान से आते थे, मुगल ने आके इंट्रोड्यूस कराए थे। सो मुझे ये मैम में भी पढ़ाया, तो फिर मैंने मैम को कहा मैंने प्री मॉडर्न टाइम में कुछ किताबों में पढ़ा हुआ है, तो मैम ने कहा तुमने गलत पढ़ा होगा। तो मैं ऐसे अभी रेफरेंसेस किसी को गलत साबित नहीं करना चाहता। सो मैं बता दूं आयुर्वेदा में भी मेंशन है, प्री मॉडर्न लिटरेचर में भी हमारे पास कई जगह मेंशन है, एक प्री मॉडर्न करके एक किताब है उसमें अवेलेबल है, मनुस्मृति में भी अवेलेबल है गार्लिक और अनियंस के बारे में। सो मैं आता हूँ एक मिनट, जस्ट बोर मैन्युस्क्रिप्ट पर। बोर मैन्युस्क्रिप्ट जो निकली है, बल्लू करके एक साइट है वैसे, हड़प्पन साइट, यहाँ पर भी गार्लिक का एविडेंस मिलता है, या इट इज सोन इट। सो मुगल टाइम में तो मैं नहीं कह सकता, या मुगल टाइम से पहले। देन हमारे पास बोर मैन्युस्क्रिप्ट, इसमें भी हमें गार्लिक का एविडेंस मिलता है। 6th सेंचुरी की हमें गुप्ता ब्राह्मी करके हमें स्क्रिप्ट मिली थी, तो बेसिकली हमें इससे कह दिया था गुप्ता टाइम की है, लेकिन हमें स्टडी करने पर पता चलता है कि लेटर ऑन कश्यप ऋषि की है ये। वो मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल है आपकी आर्काइव में, किसी को स्टडी करना है तो वो कर सकता है। एंड इसका ऑक्सफोर्ड में भी एस्ट्रोनॉमी पर पेपर रिलीज हुआ है इसका। और इसकी कई सारी जो रेमेडीज है, मतलब हर्बल रेमेडीज, वो हमें ऋग्वेदा और अथर्ववेद में मिल जाती है, जिसके बेसिस पर ये 2000 BC एग्जैक्टली कह दिया गया है। जहाँ तक आपको पता है ये ऋग्वेदा 1500 BC तक कहा गया है या 2000 BC तक। सो 1500 BC अगर मैं आपको जस्ट डिक्लाइन करूँ तो 1500 BC में सरस्वती रिवर गायब हो गई थी। सो अगर मैं ऋग्वेदा का कहूँ ऋग्वेदा का अगर मैं कहूँ 1500 BC की है तो कहना गलत होगा, वो 2000 BC या उससे पहले की है, क्योंकि जस्ट सरस्वती का उसने मेंशन्ड है। चाइना में मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी, ब्रिज नाम के, इसने भोजपत्र कहते हैं, मैंने पहले भी बताया इनको। देन इसका एक पेपर पब्लिश हुआ है जिसने मैंने बताया था 2000 करीबन इसकी डेट गई है एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग के हिसाब से। सो या दिस इज द पेपर। देन ऑक्सफोर्ड में भी पब्लिश हुआ है ये। तो ये पेपर है, इसमें गार्लिक का एविडेंस मिलता है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ गार्लिक का एविडेंस मिलता है, जिसके हमें कई बार क्लियर हुआ कि गार्लिक इंडिया में बहुत पहले से उगाया जाता था। तो मैं पावर पॉइंट लगभग यही खत्म करूंगा, बाकी मैं कल सबकी डेफिनेशंस लाइन वाइज बताऊंगा। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था कि हमारे कौन कौन सी आर्कियोलॉजी ब्रांचेज हैं। और हाँ, मेनली जो जिनको नहीं पता हो, मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस बुक का मैं पॉइंट निकाल नहीं सकता था, इतना बड़ा था वैसे वो। इन सर्च ऑफ क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन करके एक किताब है, रिटन बाय डेविड फ्रॉली, सुभाष केक एंड फ्रैंकनस्टाइन करके एक ऑथर है, उनने लिखी है। और उन्होंने बताया सुश्रुत और चरक दोनों महाभारत में मेंशन है,
तो कहीं अगर आपने पढ़ा हो, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, तो उनने सुश्रुत और चरक को कहा था कि वो गुप्ता टाइम में रहे थे। सो वी हैव, कुछ लोग कहते हैं कि वो अलग सुश्रुत रहे होंगे या अलग चरक रहे होंगे। सो बेसिकली वी हैव वी स्टडी। सो अगर मैं बता दूं, अगर कुछ लोग ऐसे कहते हैं आयुर्वेदा उससे भी ज़्यादा पुराना आता है। फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेदा में लड्डू के बारे में मेंशन है। तो कहते थे हमारे पास जब आयुर्वेदा था तभी हम लड्डू बनाना जानते थे, उससे पहले नहीं जानते थे। तो आपको पता ही होगा, इंडस वैली में अभी एक लड्डू मिला है, 7 लड्डूज मिले हैं। देन उससे मैं कह सकता हूँ कि आयुर्वेदा की साइंस काफ़ी सालों से कंपोज करी जा रही है। तो मैं यहीं पर पावर पॉइंट कवर करता हूँ, खत्म करता हूँ। ओके, ये मैं अगर मार्क करूँ, ये स्कल्पचर मुझे एक माउंट आबू में मिला था। देन मैं इसी को बेसिकली नमस्ते एंड थैंक यू के लिए यूज़ करता हूँ। तो मैं यहीं पर आपकी पावर पॉइंट खत्म करता हूँ। कल हम इसके बारे में बेसिक्स डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी का अगर आज की पावर पॉइंट से रिलेटेड कोई सवाल हो। Hello, good evening, sir. Hello. Hello. ये कुछ इशू आ गया था क्या? क्योंकि मेरे इसमें दिखा रहा है नॉट कनेक्टेड, दिखा रहा है कुछ। Hello. लगभग पावर पॉइंट तो खत्म कर दी, लेकिन ज्वाइन मीटिंग दिखा रहा है। आपकी आवाज आ रही है सर। Hello. हेलो सर। हेलो। बस वॉल्यूम। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। हेलो सर। सर वो ड्रिल जो है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं? सो बेसिकली किसी का कोई क्वेश्चन है? Hello. सर सर वो ड्रिल कहाँ कहाँ से मिले हैं? आज से रिलेटेड पावर पॉइंट में कोई क्वेश्चन नहीं अवेलेबल है। मैं यहीं पे खत्म सर करूंगा। वो क्वेश्चन अपना वापस पूछिए एक बार, शायद डॉक्टर बोगुना ने सुना नहीं है। सर वो ड्रिल कहाँ कहाँ से मिले हैं? हेलो, आप एक बार चैट में एक बार मैसेज कर दीजिए ना सर को। आई थिंक उनका म्यूट है वहां से। हेलो हेलो। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। मैं ये कह रही हूँ, आप चैट में एक बार मैसेज कर दीजिए ना, क्या पता उनका वहां से म्यूट हो रखा हो, उन्हें ध्यान नहीं दिया उस बात पर।
तो एक बार ट्राई कीजिए, एक बार चैट में डालिए एक बार जो भी आपका क्वेश्चन है। ओके जी। हेलो। हेलो, एक्चुअली उनका वहां से तो म्यूट हो बेसिकली रखा है। डॉक्टर प्रियांक ने जस्ट अभी मैं कनेक्ट किया है आपने से कुछ लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर वो ड्रिल कहाँ से मिले हैं? जी ड्रिल सर, वो मन के बीट्स और वो टीथ में जो हम करते हैं ड्रिल। ओके मैंने आपको कल की वैसे पावर पॉइंट में बताया था वैसे नहीं सॉरी हाँ तो उसका कट कर दिया गया था तो वो मेहरगढ़ साइड से मिले हैं। वैसे तो मैंने दिया था उसका, वो मेहरगढ़ साइड से मिले हैं। देन 2006 में पेपर पब्लिश हुआ था, मैंने शेयर किया था वैसे ग्रुप पर, तो वो मेहरगढ़ से मिले हैं। एंड देन वी हैव या उसके बारे में अगर वो ड्रिल्स आज भी यूज होते हैं। एंड हाँ वीएन प्रभाकर जी ने इसके ऊपर पूरा पेपर लिखा हुआ है, सो उसके ऊपर अवेलेबल है बीट्स कैसे बनते हैं। एंड बाकी डिटेल्स तो मैं इसके बारे में कल ही शेयर करूंगा क्योंकि वो सर वो इतना चानहोद्रो एक साइट है, वहाँ बीट्स बनाने की वो फैक्ट्री थी, बीट्स फैक्ट्री, तो वहां से भी। हाँ चान, तो क्या और फिर और कई यानी थे जो बीट्स बनाने की फैक्ट्री है, उन जगहों से नहीं मिले हैं ये या मिले हैं? देखिए कई साइट से हमें बोन्स के टूल्स मिले हैं। शुरुआत में ये वुडन के बनते थे, सो वुडन कहाँ गायब हो जाता है आपको पता है, अपनी सॉइल एसिडिक है। तो बोन के टूल्स डीपी शर्मा जी को मिले हैं एंड वो बड़ी मुश्किल से मिले हैं क्योंकि बोन भी आपका देखिए मतलब जानवर होते हैं, डॉग्स होते हैं, वो गड्ढा खोदते हैं, वो बोन्स ले जाते हैं कुछ, कहीं आपको आर्कियोलॉजी साइट्स में आपको बोन्स कहीं कारण नहीं मिलती है। तो बेसिकली हमें चंद आधारों से मतलब कई साइट से एविडेंसेस नहीं मिले, लेकिन हमें ये पता चला कि वो बनते कैसे थे, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। सर आपने बताया कि 1500 बीसी में वो सरस्वती गायब हो गई थी। सर ये रेफरेंस इसका कहाँ से कैसे क्यों बताया सर, कौन सा मैंने आधार आपको बेस? 1500 बताया, बल्कि 1900 बीसी में गायब हो गई थी, तो 1500 से भी पहले चले जाता है। 1900 बीसी में हाँ सरस्वती। 1900 हाँ मैं आपको जस्ट रेफरेंस दे रहा हूँ, 2-3 किताबें हैं, 2 रेफरेंसेस हैं। एक 2000 बीसी में अर्थक्वेक आया था, मिशेल डानिनो की किताब है। एंड अगर किसी को पेपर पढ़ना है सीधे रिसर्च पेपर, तो केएस वाल्डिया करके आप सर्च मारिए, उसमें भी पेपर अवेलेबल है। 1900 बीसी में रिवर गायब हो गई थी। एंड तो ऋग्वेदा अगर मैं कहूँगा 1500 बीसी में लिखा गया है, तो उनको सरस्वती रिवर के बारे में कैसे पता है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में। एंड देन वी हैव गुरदीप सिंह जी का मैंने पेपर बताया था, या हाँ गुरदीप सिंह का, तो उसकी मुझे कल पढ़ रहा था रात को, फिर मुझे अचानक नींद आ गई तो वो किताब बंद हो गई। तो मैं अगर वापस निकालूंगा तो मैं आपको वो पेपर भेज दूंगा, और उससे रिलेटेड कुछ और डिटेल होगी तो मैं भेज दूंगा। सर आपने जिक्र किया एक लड्डू व्हाट इज ये, क्या था? नहीं समझ, कुछ भी समझ में नहीं आया ये लड्डू के बारे में। बिजनौर करके एक राजस्थान बॉर्डर में, राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर में, मतलब राजस्थान इंडिया में ही मिला है। तो 7 लड्डूज मिले हैं, मतलब लड्डू आपको एक डिश होती है एक इंडिया में, फूड बॉल्स हाँ वो खाने वाला होता है एक लड्डू। हाँ खाना वाला।
तो जी, 7 जी। लड्डूस मिले हैं, वो पानी के कांटेक्ट में आ गए थे और वो नीले रंग के हो गए हैं और वो दाल के बने हुए थे और वो हड़प्पन टाइम के मिले हैं। 25,000 ईयर्स तक डेट करे गए हैं। बीवल सानी में करे हैं, सब पेपर जस्ट रिलीज हुआ है और उन्होंने बताया कि ये खाना खाया जा रहा था, ये प्रोटीन के लिए लड्डू, सॉरी आज भी अगर आपको पता हो कहीं प्रोटीन बनते हैं लड्डू के, दाल के कहीं लड्डू बनते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रोटीन का सोर्स था और ये पिंडदान का एविडेंस है। ओके, इस पेपर में दिया हुआ है, मैं मेंशन कर दूंगा वो पेपर, वो ज्यादा डिटेल में है इस पर। सर वो लड्डू जो होते हैं, जो अभी आजकल के डिश है, वो डिश का साथ मिले हैं, डिश का एविडेंस। हाँ, डिश का एविडेंस मिला है और हमें जो लड्डू का अर्लीस्ट एविडेंस डिश का मिलता है वो आयुर्वेदा नाम की किताब में मिलता है, डोक्टा टाइम की, और उससे पहले लोग कहते थे लड्डू बनते ही नहीं थे भारत में। सो मैं कह सकता हूँ कि लड्डू की डेट या आयुर्वेदा की डेट पीछे से करी जा सकती है इससे। सर एक और ये बात है, वो लड्डू जो एक तरह से ऑर्गेनिक एलिमेंट से बनते हैं, तो ऑर्गेनिक एलिमेंट तो स्वाभाविक रूप से समय के साथ वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ऐसे कैसे आइडेंटिफाई उन्होंने किया कि साथ वो जो है लड्डू हैं ये लड्डू ही हैं या फिर साथ हैं, तो वो कैसे? ओके, मैं आपको बताता हूँ कैसे है। पहले तो आर्कियोलॉजी ने खुद इसका कोशिश करा कि ये एक्सटेंड क्यों नहीं हुआ। ओके ना, उनके पास खुद रीजन नहीं है। वैसे वो जिस एरिया में लिखे, जिस एनवायरनमेंट में रखे गए थे, वो थोड़ा सीक्रेट और उससे ठंडा एरिया था, इसलिए लोगों ने कहा लड्डू बचे रह गए। और उसमें कुछ जो सब पूरा जो मटेरियल है वो पर्पल रंग का हो चुका, वाटर कांटेक्ट आने की वजह से वो काफी सालों से वाटर कांटेक्ट में नहीं आया था, और इसलिए वो, और जब ये शुरुआत में मिले थे तो आप जैसे या मेरे जैसे जो लोग हैं, मतलब जो जितने, उन लोगों ने सोचा था ये मीट का बना हुआ कुछ बॉल है, मीट बॉल्स है। और जब उनका एनालिसिस किया गया तो उसमें मूंग दाल पाई गई एंड व्हीट का पाया गया। तो बड़ी मुश्किल से एविडेंस मिला है, 7 लड्डू मिले हैं और ये सरस्वती रिवर के, घाघर रिवर के पास मिला गया है। तो मतलब और भी एविडेंसेस रहे होंगे तो हमें मिलते नहीं है, मतलब इसलिए ये अभी तक क्वेश्चन मतलब है कि ये एविडेंसेस कैसे बच गए। ओके, थैंक यू सर। सर एक और बात कहनी सर, वो क्लास की डिफिकल्टी थोड़ा आप अपने लेवल से मत रखिए, थोड़ा लोअर लेवल में रखिए। अब देखिए सर, इतनी बातें छूट जाती है अगर मैं नहीं पूछ पाता तो थोड़ा सा क्लास में बहुत बातें ऐसी होती रहती है जो दिमाग के ऊपर से ही सब चल जाता है सर। 90% बातें इस आजकल क्लास, कल भी क्लास हुई, आज भी क्लास हुई, सारा ऐसा लग रहा था ऊपर से ही जा रहा है सर। डिफिकल्टी थोड़ा लोअर किया जाए सर। आपकी सर वो है कि आपके स्टैंडर्ड काफी हाई होंगे, आप काफी ग्रेट स्कॉलर्स हैं, हम लोग थोड़ा सा सिंपल स्कॉलर है, थोड़ा इस बात को भी ध्यान रखा जाए। तो ठीक है, कल की क्लास में थोड़ी कठिन थी, वैसे मैंने इसलिए आज थोड़े अच्छे टॉपिक्स रखे थे, अमेजिंग टॉपिक। जैसे मैंने आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स का एग्जांपल दिया था, चाणक्य के सोर्स का दिया था कि चाणक्य किताब कैसे लिखी गई, वो पैलियोग्राफी की स्टडी कहलाती है। देन मैंने आपको इथनो आर्कियोलॉजी का एग्जांपल दिया, अनवर हुसैन करके एक आर्टिस्ट है जो खंबाट वैली में अभी भी करते हैं। तो ये सिर्फ आज इंट्रोडक्शन है, स्मॉल इंट्रोडक्शन। तो कल मैं आपको इजी वे से समझाऊंगा। हाँ सर, वो हो क्या जाता है, जैसे आपने बताया पैलियोबैटनी आर्कियोलॉजी, अब आप इसी के साथ एक जुड़ा हुआ था हाँ जी सर मेरी बात सुनिए सर, आपने अभी पढ़ा है पैलियोबॉटनी आर्कियोलॉजी, फिर इसी के साथ एक और था पैलियो आर्कियोलॉजी। अब ये दोनों बातें पूरी क्लास हो गई, इस पर काफी सारे डिस्कशन में पर समझ में नहीं आया इसके दोनों डिफरेंस क्या थे। तो सर मेरा रिक्वेस्ट था सर कि थोड़े ये डिफिकल्टी लेवल को या फिर आप अपने दृष्टिकोण से नहीं सोचे सर। आपकी काफी ज्यादा ग्रिप है सर, और हम लोग थोड़ा सिंपल स्कॉलर हैं, तो अभी उतनी जानकारी नहीं हुई है, धीरे धीरे हो जाएगी सर, इस बात का ख्याल रखा जाए। थैंक यू सर। मैंने शुरुआत में यही सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ मुझे डॉक्टर प्रियांक ने बताया था पीएचडी स्टूडेंट भी हैं, तो मैंने अपने लेवल का नहीं बताया, मैंने हाई लेवल का बताया, क्योंकि मैं खुद आर्ट बैकग्राउंड से हूँ। तो पैलियोबॉटनी और पैलियो आर्कियोलॉजी एक ही स्टडी है, अगर आपको मैं बता दूं। जिसको साइंस की स्टडी होगी वो बॉटनिकल स्टडी भी कर सकता है। सो पैलियो आर्कियोलॉजी और पैलियोबॉटनी एक ही स्टडीज है। उससे कुछ लोग पैलियोबॉटनी में ले जाते हैं, कुछ लोग उसको पैलियो आर्कियोलॉजी में ले जाते हैं। जिस तरह से डाटा मिलता है उस हिसाब से वो स्टडी करते हैं। सो बेसिकली मैं तो ऐसे आइकोनोग्राफी और इंस्क्रिप्शन के बारे में स्टडी करता हूँ। और सर इथनो आर्कियोलॉजी सर, उसको भी थोड़ा डील हेलो सर। जैसे कि मैं पैलियो क्लाइमेटिक स्टडी आपको बताता हूँ।
सिंपल तरीके से। तो जैसे कि आपको मैंने एक साइट दी थी सराय नहर राय, वहां पर राइनो का एविडेंस मिलता है। तो मेरी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, जैसे कि मैं बताता हूँ मैंने ज्योग्राफी में क्या हुआ है। सो राइनो को रहने के लिए एक अच्छा खासा वाटर का हैबिटेट चाहिए एंड रेनफॉल लेवल चाहिए। सो यूपी में उस टाइम वाटर लेवल ज्यादा था, मैं क्लियरली कह सकता हूँ, रेनफॉल भी ज्यादा था। तो मैं इससे कह सकता हूँ उस जमाने में पैलियोक्लाइमेटिक स्टडीज के हिसाब से कि हायर रेनफॉल है। डॉक्टर गुरदीप सिंह ने पूरा डाटा निकाला हुआ है। देन मैं आपको एक और साइट देता हूँ, कालीबंगन करके एक साइट है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है, हड़प्पन साइट है। सो यहाँ पर राइस का एविडेंस मिलता है, राजस्थान की साइट है। अगर आप राजस्थान में राइस उगाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं उगने वाला, लेकिन वहां पर एक जमाने में हाई रेनफॉल, हैवी रेनफॉल रहा होगा या ग्रीनरी रही होगी, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि वहां पर राइस कल्टीवेट होता था एक टाइम। सो ये एविडेंसेस मिलते हैं पोलन एनालिसिस या क्रॉप एनालिसिस पर। सो ये एक इजी वे है, मैंने पूरी साइंस पर नहीं डूबूंगा मैं कि कैसे निकालते हैं, कैसे वो करते हैं। लखनऊ में ऐसा सेंटर है, बेसिकली मैंने बता दिया है। और किसी का और कोई सवाल? सो लगता है मुझे और किसी का कोई सवाल नहीं है। सो मैं जस्ट सेक्शन यहीं पर खत्म करना चाहूँगा। और भी अगर कुछ पेपर जो डिस्कशन होगा, मैं कुछ इससे रिलेटेड मैंने कई रिसर्च पेपर के जिक्र किए थे एंड देन मैंने कई साइट्स दिखाई थी, तो मैं उनके बारे में भी से आपको रिलेटेड शेयर कर दूंगा। एंड देन मैं इनकी एक ब्रीफ डेफिनेशन मेरे पास इनकी अवेलेबल है, तो वो मैं कल भी शेयर करूंगा, वैसे आज भी शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। सो मैं यहीं पर क्लास लीव करता हूँ।